हेलो स्टूडेंट्स इन जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी एग्जामिनेशन का कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो एक वेल गाइडेड मैनर में कर सकें, स्मार्ट एफर्ट्स के साथ में कर सकें और कंफर्टेबली आप लोग अपने एग्जामिनेशन वगैरह को क्रैक कर सकें, क्लियर कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, समाज में आपका मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो एंड जिन पोस्ट पर आप जाएँ अल्टीमेटली उन पर रहते हुए, उन पर काम करते हुए देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दे सकें, आप लोग अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में और उसमें हम लोगों ने इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो एक आपका लैंड डिस्प्यूट वगैरह को लेकर हमारा सेटलमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट था, उसके बारे में हमने बातचीत कर ख़त्म करी थी। आज का जो हमारा सेशन है उसके आगे हम लोग अपने उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह हैं आज की तारीख में भारत में, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह हैं, ये कैसे बने, ऐसे ही क्यों बने, इसी तरीके से इनको क्यों जो है बनाया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें आज के सेशन में बातचीत करनी है। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बनता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। जनरल स्टडीज़ में इंडियन पॉलिटी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और थीम क्या रहने वाली है आज के सेशन की, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। चलें शुरू करते हैं सर। तो जो पहला टॉपिक हम लोगों को आज के सेशन में पढ़ना है, जो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की जो थीम हम लोग देखेंगे आज के सेशन में, इसमें जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे उनका इंडिया में इंटीग्रेशन कैसे हुआ था। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त इंडिया में दो तरीके की पॉलिटिकल यूनिट्स आपको देखने को मिलती थी या फिर दो तरीके के जो हैं इलाके आपको देखने को मिलते थे। एक तो वो इलाके थे जिनको ब्रिटिश प्रोविंस बोला जाता था। ब्रिटिश प्रोविंस वो क्षेत्र हुआ करता था जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर था या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पर डायरेक्टली रूल किया करते थे। दूसरे जो इलाके थे या जो दूसरी पॉलिटिकल यूनिट थी उनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, या फिर इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि वो अपने नेटिव जो प्रिंस वगैरह हैं वहां के, उनके अंडर में थे, मगर फिर भी दे वर सब्जेक्टेड टू द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब ये कि इन जो प्रिंसली स्टेट के आपके रूलर्स वगैरह थे वो तो वहां के लोकल थे, राजा रजवाड़े वगैरह जो भी हैं, मगर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत या अंग्रेज शासन को अपने से सुपीरियर माना था या फिर अपना भी राजा माना था और उनके बिहाफ पर वो लोग रूल कर रहे थे। तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में अंग्रेजों का इनडायरेक्ट रूल था। तो ये आज़ादी के वक्त की स्थिति थी, अपने को याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भारत में दो तरीके की पॉलिटिकल यूनिट्स, राजनीतिक यूनिट्स आपको देखने को मिलती थी, टेरिटरीज वगैरह आपको देखने को मिलती थी। सबसे पहले कौन सी आ गई? सबसे पहली आ गई आपकी जो आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह हैं। ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह वो थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर में थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, और दूसरा प्रिंसली स्टेट जो इनडायरेक्टली आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी। राज तो वहाँ पे प्रिंस कर रहा था, मगर अंग्रेज़ों के को अपना माई बाप मानने के बाद में, अंग्रेज़ों की पैरामाउंसी मानने के बाद में, अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्वीकार करने के बाद में। तो इस वक्त में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का पॉलिटिकल मैप कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलता था। जो लाल कलर का इलाका है ये वो सारा पोर्शन है जिसको हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ों की डायरेक्ट हुकूमत चलती थी, यहाँ पे अंग्रेज सरकार डायरेक्टली रूल करती थी। और जो पीले कलर का इलाका आपको देखने को मिल रहा है ये सारा का सारा प्रिंसली स्टेट कहलाता था, और प्रिंसली स्टेट्स में अंग्रेज़ों की इनडायरेक्ट हुकूमत चल रही थी या फिर इनडायरेक्ट रूल चल रहा था। अब यहाँ पे जैसे ये जो इलाका है आपका बलूचिस्तान का, ये एक प्रिंसली स्टेट था। जम्मू कश्मीर का जो ऊपर आपको पोर्शन दिख रहा है वो एक प्रिंसली स्टेट था। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह का जो इलाका है ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। इसी तरीके से आपका जो पूरा का पूरा राजस्थान या फिर राजपुताने का इलाका है वो हो गया, गुजरात का काफ़ी बड़ा पोर्शन वगैरह हो गया, ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है जी। इसके अलावा आपका नीचे आप उतर के आ जाएंगे तो हैदराबाद दक्कन का इलाका जो है वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। नीचे आ जाइए यहाँ पर केरला के पास में तो त्रावणकोर का इलाका जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। मैसूर का जो इलाका है वो एक प्रिंसली स्टेट
स्टेट हुआ करता था। मद्रास में इसी तरीके से एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ सिक्किम देख लें, असम देख लें, आपका नागालैंड वगैरह का पोर्शन वगैरह देख लें, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ उड़ीसा वगैरह में भी जो है आपको मयूरभंज वगैरह में आपको प्रिंसली स्टेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के भारत का मैप जो है इस तरीके से छितराया हुआ है, फिर इस तरीके से बिखरा हुआ मैप था। दो तरीके की प्रोविंसेस आपको देखने को मिल रही थी। वो जो लाल कलर में है अंग्रेजों की हुकूमत के डायरेक्टली अंडर में थी, अंग्रेज सरकार डायरेक्टली रूल करती थी, और वो जो पीले कलर में है वो बेसिकली अंग्रेजों की इनडायरेक्ट हुकूमत में थी, या फिर वहां पे कहने के लिए एक लोकल रूलर रूल करता था, मगर उसने अंग्रेजों का वर्चस्व स्वीकार कर रखा था, उनकी पैरामाउंट्सी को मान रखा था। ये कब की कहानी थी? जब भारत आजाद हुआ था, तब इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिली। अब जब आपका देश आजाद हुआ तो इस देश को अंग्रेजों ने आजादी जिस कानून के तहत में दी, उस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने दो इंडिपेंडेंट और दो सेपरेट डोमिनियंस बनाए थे, जिनमें से एक आपका हिंदुस्तान था और एक पाकिस्तान था। दो इंडिपेंडेंट और दो सेपरेट डोमिनियंस, जिसमें से एक इंडिया है और एक आपका पाकिस्तान है। और आपके प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, आपने प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को 3 ऑप्शंस दिए थे। आपने प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला था कि यार अगर तुम चाहते हो तो हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लो, या अगर आप चाहते हो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, आप आज़ाद रह सकते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है लॉजिक निकल कर आ रहा है। आपने क्या किया? 2 देश बना दिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या के 1947 के तहत भारत को आज़ादी मिली, मगर साथ ही साथ भारत का पार्टीशन कर दिया। 2 देश बना दिए, एक हो गया डोमिनियन ऑफ इंडिया, एक हो गया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट्स को क्या बोल दिया? या तो भारत ज्वाइन कर लो, 3 आपने ऑप्शन दे दिया, या तो भारत को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर अपना इंडिपेंडेंट आप रह सकते हो। ये 3 ऑप्शंस जो हैं आपने अल्टीमेटली दे दिए। अब इस वक्त भारत की स्थिति देखिए कितनी खतरनाक हो रही है, मतलब कितनी भयंकर कंडीशन में हम लोग फंसे हुए थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बन गए हैं। जबरदस्त मारकाट हो रही है, चारों तरफ जो है आपके दंगे वंगे चल रहे हैं और भयंकर हिंसा हो रही है। मतलब कई लोग वो जो पूरी हिंसा का दौर चला था उसको ये बोल देते हैं कि 16 महीनों का एक सिविल वॉर हो गया था इस देश में। कई सारे इतिहासकार इस लेवल तक कह देते हैं। इस लेवल पे मारकाट और हिंसा जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल हर जगह जो है इस तरीके का तमाशा चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत का ये रूप जो है, एक तो ये भारत खंडित हो चुका है, 2 हिस्से जो हैं इसके कटकर अलग हो गए हैं। आपका 2 हिस्से, जो एक आपका ईस्ट पाकिस्तान बनेगा और एक आपका वेस्ट पाकिस्तान बनेगा। ऐसी परिस्थिति में पूरे भारतवर्ष में आप देखें तो छितराया हुआ है, कंटिन्यूटी कहीं पे नहीं दिख रही है। बहुत बड़े बड़े आपके प्रिंसली स्टेट्स भी हैं, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स भी हैं। अभी राजस्थान का जो पूरा इलाका दिख रहा है वो एक प्रिंसली स्टेट नहीं है, इसमें कई सारे आपके रजवाड़े वगैरह थे। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इनके हाथ में अगर ये ऑप्शन आ जाए कि हम लोग आजाद हो सकते हैं, तो वो तो अंधे को बटेर मिलने वाली बात हो गई कि अब यार आजाद भी हो सकते हैं। जब ये ख्याल इनके दिमाग में आ गया तो ये हिंदुस्तानियों के लिए या फिर कांग्रेस वालों के लिए या इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक मतलब नाइटमेयर साबित हो सकता था। ये हमारे लिए एक बहुत खौफनाक सदमा या फिर एक बहुत खौफनाक सपना बन सकता था अगर इन लोगों को आजादी मिल जाती। अगर हो जाता है ऐसा तो भारत वो भारत नहीं होता जिसको आज हम लोग जानते हैं। खैर, अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तो जब इनको ये प्रिंसली स्टेट जो पीले कलर से आपको दिख रहे हैं, इन भाई लोगों को ये बोल दिया या तो हिंदुस्तान ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, और मन कर रहा है तो अकेले अपने इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। इसके बाद में कई सारे लोगों ने अपने खैर मंसूबे बनाए, कईयों ने अपने सपने सजाए कि देश बनाऊंगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनूंगा, इस तरीके खूब कई लोगों ने अपने सपने अपने बनाए। प्रिंसली स्टेट के कई सारे आपके रूलर्स ने इस तरीके के ख्वाब देखे थे। मगर भला हो हमारी किस्मत थी कि हमें उस वक्त एक केपेबल होम मिनिस्टर मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और भारत का जो आज का स्वरूप है, भारत का जो आज का नक्शा है, इस नक्शे में कुल मिला के 552 या 552 जो आपके 552 के करीब जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं वो आते थे। इसमें से 549 को एक साल के अंदर अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तैयार करवाया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, और अल्टीमेटली इस तरीके से एक बहुत बड़ा सिरदर्द हमारे सर से उतर गया। मतलब ये सोच के देखिए कि अगर आपकी ऐसी स्थिति होती कि कुछ इलाका जो है वो आपका है, फिर एक आपका एक इंडिपेंडेंट देश शुरू हो गया, फिर कुछ इलाका आपका है, फिर एक इंडिपेंडेंट देश शुरू हो गया, फिर एक इलाका आपका, फिर एक इंडिपेंडेंट देश शुरू हो गया, एक नाइटमेयर बन के रह जाता हिंदुस्तान। जिस तरीके से आज एक मजबूत देश के रूप में निकल रहा है, एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था
रास्ता और एक मजबूत मिलिट्री पावर के तौर पर निकल रहा है। चाइना आ गया तो चाइना के सामने अड़के खड़े हो गए, अमेरिका दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी नहीं मान रहा है, अपनी मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। भले ही 70-75 साल लग गए हमें अपने कदमों अपने पैरों पर खड़ा होने में, मगर इतने मजबूत देश के तौर पर जो हम लोग निकल कर आ रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहां से लेके यहां तक भारत एक है। अब अगर वो हो जाता, जो अंग्रेजों ने जो तीसरा ऑप्शन दिया था इनको इंडिपेंडेंस वगैरह, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट का, अगर ये हो जाता और प्रिंसली स्टेट्स इस तरह से अपनी आजादियां डिक्लेयर कर देते तो फिर हमारा बहुत बुरा नुकसान होना था। वो भारत आज होता ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, जिसमें आज हम जी रहे हैं। शायद हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह, एक कमजोर देश की तरह जी रहे होते जिसको कोई भी हड़का रहा होता। फॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। 552 प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो हैं आपका ज्योग्राफिकल लिमिट्स में, या फिर हमारी जो हुदूद वगैरह होती है, आपकी ज्योग्राफियाई हुदूद जो होती है उसके अंडर थे। उसमें से 549 को इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक साल के अंदर अंदर ज्वाइन करा लिया। बचे तीन पे जाके मसला फंस गया। हैदराबाद का निजाम जो है वो थोड़ा नाटक कर रहा था, जूनागढ़ का जो आपका नवाब है वो नाटक कर रहा था, और कश्मीर के महाराजा के साथ में कुछ इशू हो रहे थे। इन 3 भाई लोगों ने जो है ज्वाइन करने से मना कर दिया कि हमें इंडिया में नहीं आना। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या बन रही है। जूनागढ़ जो है वो लगभग यहाँ कहीं पे अच्छा खासा एक बड़ा प्रिंसली स्टेट है। हैदराबाद का ये आपका जो निजाम है इसके कंट्रोल में अच्छा खासा बड़ा इलाका आ रहा है, और जम्मू कश्मीर का इलाका अच्छा खासा बड़ा था। ठीक है जी, ये 3 बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट फंसे हुए थे, बाकी सबको मनाकर तैयार कर लिया। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स वगैरह ने मानने से मना कर दिया। तो फिर वही होता है जब आप प्यार से नहीं मानो, या फिर जब आप क्या कहते हैं, जब आपका घी जो है सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी की ही जाती है। भगवान राम के बारे में भी बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि वो एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि कई दिनों तक वो बैठ के समुद्र को मनाते रहे कि भैया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। जब अल्टीमेटली समुद्र नहीं माना तो उन्होंने बोला ठीक है फिर मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने वो बाण चढ़ाया था समुद्र को सुखाने के लिए, तो समुद्र त्राहिमाम करते हुए आ गया और पैरों में गिरा। तो वहां से फिर जो है वो एक बड़ी अच्छी कहावत भी है कि भय बिन होए ना प्रीत वाली बात है। 4 दिन तक वो आपका जो है मनन करते रहे, 4 दिन गए बीत, उसके बाद में बोले राम सकोप तब भय बिन हुई ना प्रीत। लगभग वही वाली कहानी फिर यहाँ पर हुई। 549 मान गए, 3 मानने को तैयार नहीं हुए, समुद्र बन रहे थे अपने आप में। तो अल्टीमेटली फिर इनको सुखाने के लिए बाहर निकाला गया। एंड फिर जो होता है जब घी आपका सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर उंगली टेढ़ी की गई, और अल्टीमेटली इन तीनों को भी जो है फिर हिंदुस्तान में शामिल किया गया। इन तीनों को भी हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया गया। कैसे इंटीग्रेट किया गया? हैदराबाद में पुलिस एक्शन किया गया, यहाँ पे एक ऑपरेशन पोलो करके ऑपरेशन किया गया। निजाम के जो रजाकार थे, जो अच्छी खासी वहाँ पे मारकाट मचा रहे थे, उन लोगों को फिर जो है सब्जुगेट किया गया, और निजाम को बहुत प्यार से, अच्छे से, शिष्टाचार से बोलकर साइन करवाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर। और उसके बाद में हैदराबाद की जो आपकी, हैदराबाद शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हैदराबाद का जो पूरा आपका प्रिंसली स्टेट है उसको हिंदुस्तान का पार्ट बनाया गया। ये जो फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर लगाई है, अल्टीमेटली इंडियन फोर्सेस जो है हैदराबाद में आपका एंटर कर रही हैं, और सिविलियंस वगैरह जो हैं आपको आपके सिविलियंस वगैरह जो है उनको चीरअप कर रहे हैं। सिविलियंस उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो हैदराबाद को इस तरीके पुलिस एक्शन वगैरह के तहत मनाया गया। उसके बाद में जूनागढ़ जो है वहां पे रेफरेंडम करवाया गया। वहां का जो शायद आपका नवाब था वो भाग गया था पाकिस्तान, तो अल्टीमेटली वहां पर जूनागढ़ में रेफरेंडम वगैरह करवाया गया वहां की, क्योंकि पॉपुलेशन जो है उन्होंने फिर वोट वगैरह करके ये बोला कि हमें इंडिया के साथ में रहना है, और उस रेफरेंडम के नतीजे में जूनागढ़ को फिर जो है आपने इंडिया का पार्ट बनाया। कश्मीर में महाराजा ने खुद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। कश्मीर में महाराजा खुद आया, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसमें था कि मैं जम्मू कश्मीर की जो मेरी रियासत है, जिसके लिए मेरे को अंग्रेजों ने ये 3 ऑप्शन दिए थे कि इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो मैं अपने फैसले को एक्सरसाइज करते हुए इंडिया में शामिल हो रहा हूं। तो इस तरीके से फाइनली ये 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको शामिल करवाया गया। और ये जो छितराया हुआ मैप था हिंदुस्तान का, उस मैप से अल्टीमेटली हम लोग उस मैप पर आए हैं आज की तारीख में जो भारत का है। तो इस तरीके से जो है आपका ये अल्टीमेटली बनकर ये जो है आपका इन सारे के सारे 552 प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को शामिल करवाया गया। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये आपके जो 3 प्रिंसली स्टेट्स नहीं मान रहे थे उनके साथ में क्या किया था। हैदराबाद में पुलिस एक्शन किया था, जूनागढ़ में रेफरेंडम किया था, और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत में जो इनको अपना हिस्सा बनाया था, इनको इंटीग्रेट किया था। अब इसके बाद में फाइनली ये सब हुआ गया 1947 में, आज़ादी के बाद में 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर ये सब निपटा लिया आपने। इसके बाद में 1950 में आपका भारत का संविधान लागू होता है। भारत का संविधान जो है वो अस्तित्व में आता है। भारत का जो संविधान उस वक्त अस्तित्व में आया था, उसमें जो आपका स्टेट्स और जो टेरिटरी वगैरह थी इंडियन यूनियन की, उसका 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया गया था। 1950 के भारत के संविधान में भारत के जितने भी स्टेट्स थे और भारत की जो भी टेरिटरी थी, जो भी भारत के कंट्रोल में आई थी, अल्टीमेटली उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, उसको 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया गया था। क्या क्या इनको 4 पार्ट्स कौन कौन से बनाए गए थे? सबसे पहला पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट
सी, पार्ट डी, ये 4 जो है आपके पार्ट्स वगैरह बनाए गए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इन 4 कैटेगरीज में भारत की जो टोटल टेरिटरी है, जितने भी स्टेट्स हैं और जो भी इलाका वगैरह है, उसको डिवाइड किया गया था। कुल मिलाकर आपके पास में जितने भी स्टेट्स और जितनी भी टेरिटरीज वगैरह थी उस वक्त उनकी संख्या 29 के आसपास थी। ठीक है जी। अब पार्ट ए में जो है वो क्या क्या शामिल था? पार्ट ए कंप्राइज 9 अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि पार्ट ए में वो सारा का सारा इलाका जिसको ब्रिटिश प्रोविंस बोला जाता था, कुल मिला के 9 प्रोविंसेस वगैरह थी इसमें, जिनमें गवर्नर वगैरह बैठते थे और अंग्रेज डायरेक्टली रूल किया करते थे। इन सब की सारी की सारी प्रोविंसेस को जो है सारी की सारी प्रोविंसेस को आपने पार्ट ए में डाल दिया। पार्ट बी स्टेट कंसिस्टेड ऑफ 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर। पार्ट बी में आपने उन प्रिंसली स्टेट्स को डाला या फिर आपने उस इलाके को डाला जो पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, मगर इन प्रिंसली स्टेट्स की एक खासियत थी कि यहां पर एक लेजिस्लेचर हुआ करता था, यहां पर एक आपका एक कह सकते हैं लेजिस्लेटिव हाउस हुआ करता था, एक सभा हुआ करती थी जिसमें लोग आपका डिबेट डिस्कशन करते रहे। जैसे आज की विधानसभा है, लोकसभा है, उस तरीके का एक लेजिस्लेटिव हाउस या फिर एक लेजिस्लेचर यहां पर था। कानून बनाने के लिए आपके पास में एक आपका एक व्यवस्था थी, पार्लियामेंट जैसा कुछ सिस्टम वगैरह या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा कुछ सिस्टम वगैरह आपके पास था। इस तरीके के जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट थे, अर्स्टवाइल का मतलब जो पहले थे अब नहीं है, यानी कि वो प्रिंसली स्टेट जिनको हिंदुस्तान में शामिल किया गया, जिनके पास लेजिस्लेचर वगैरह था, इनको आपने किसमें शामिल करवाया? इनको आपने डाला पार्ट बी में। इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी कंसिस्टेड ऑफ अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स। तो अंग्रेजों के एक तो की जो टेरिटरी थी ये भी 2 तरीके की थी। एक तो वो इलाका जो ब्रिटिश प्रोविंस कहलाता था, जिसपे अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, यहां पर जो सबसे बड़ा आपका मुखिया होता था उसको बोला जाता था गवर्नर। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे इलाके भी हुआ करते थे जिन पे अंग्रेज डायरेक्टली रूल किया करते थे, मगर वहां पे वो अपना सबसे बड़ा जो आदमी भेजते थे, अफसर जो भेजते थे, वो गवर्नर नहीं होता था, उसको चीफ कमिश्नर बोला जाता था। अब ये जो चीफ कमिश्नर है औहदे में गवर्नर से नीचे होता था और बहुत बड़े इलाके वगैरह भी जो है इसको नहीं दिए जाते थे। तो ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वगैरह हुआ करती थी, ये था तो ये भी आपका ब्रिटिश एरिया ही था या फिर इसके ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था, मगर इनके पास में उतनी पावर नहीं हुआ करती थी जितना आपके गवर्नर्स के पास में हुआ करती थी। तो पार्ट सी में आपने एक तो चीफ कमिश्नर की जितनी भी प्रोविंसेस वगैरह थी या फिर वो सारा का सारा इलाका जो पहले आपका अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस का मतलब वो सारा का सारा इलाका जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था, वो सबका सब आपने इसमें डाल दिया और कुछ आपके प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को भी इसमें आपने शामिल कर दिया। ये हो गया आपका पार्ट सी। कुल मिला के पार्ट सी में 10 जो है आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स मिला के कुल मिला के 10 जो है आपके एंटिटीज को डाला गया था। इसके बाद में आपका पार्ट डी। पार्ट डी में सिर्फ आपने एक ही को शामिल किया था, उसका नाम था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंग्रेजों की अंग्रेज वगैरह इसके ऊपर भी रूल करते थे, मगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वगैरह जो है इसको आपने अलग से पार्ट डी में रखा था। इसकी वजह यह थी कि आपका अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड क्योंकि आपका मेनलैंड का हिस्सा नहीं था, मेनलैंड टेरिटरी का हिस्सा नहीं था, इसलिए इसको अलग से आपने पार्ट डी में शामिल किया है। ठीक है जी। ये याद रखना है, भारत का जब संविधान लागू हुआ है तब भारत के संविधान ने भारत के पास जितना भी क्षेत्र आया, जितना हमको मिला, और अल्टीमेटली थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, हंसते गाते मुस्कुराते हुए जिस भी तरह से हमने लोगों को मनाया, हंटर मार के या प्यार से चॉकलेट खिला के कैडबरी दिखा के, जैसे भी अल्टीमेटली प्रिंसली स्टेट्स को भी जिनको शामिल किया, सबको 552 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने के बाद में और जितना अंग्रेजों से मिला था सब मिलाकर जो एक हिंदुस्तान बनकर तैयार हुआ, इसकी टोटल टेरिटरी जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। पहला जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में था वो सारा का सारा इलाका। दूसरा वो सारे प्रिंसली स्टेट्स जिसमें लेजिस्लेचर था, कानून वगैरह बनाने के लिए आपके लेजिस्लेटिव असेंबली या इस तरीके की कुछ सदन वगैरह की व्यवस्था थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा था। तीसरा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जितने भी आपके थे वो सारे के सारे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होता है वो अभी आपको बताया। एंड इसके बाद में आपके कुछ प्रिंसली स्टेट्स को भी इसमें शामिल किया गया। कुल मिलाकर दीज पार्ट सी स्टेट्स वेर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। ये कुल मिला के 10 नंबर में थे और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे, यानी कि इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली रूल किया जाना था। एंड चौथा अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि वो मेनलैंड आपके टेरिटरी का पार्ट नहीं है, आइलैंड वगैरह का पूरा इलाका है, तो उसको जो है आपने एक अलग से पार्ट डी बनाकर उसमें शामिल कर लिया। चलें, याद रखिएगा यहां से सवाल बनता है कि अंडमान एंड निकोबार को किस में शामिल किया गया था, कौन सा जो है पार्ट उसमें शामिल किया गया था, या कौन से पार्ट में सिर्फ एक ही आपका जो है टेरिटरी आती थी 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जब था। तो जवाब दोनों का पार्ट डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, आइलैंड है, इसको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है धार कमीशन एंड जेवीपी कमिटी। अब ये धार कमीशन एंड जेवीपी कमिटी क्या होती है इसके बारे में बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं यहीं से उस सफर की शुरुआत होगी जिसके तहत आज की तारीख में राज्य जिस स्थिति में है या जिस शेप एंड साइज में है
उस स्थिति में वो कैसे क्या पहुंचे उसके बारे में हमें पता चलेगा। चलें देखते हैं सर। तो ये जो सारी की सारी बात अभी हम लोगों ने करी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो अब आपके पास में कुल मिला के 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, फिर उनको इंटीग्रेट किया गया और जो इलाका वगैरह हमारे पास आया था इस सबको फिर क्लासिफिकेशन जो है संविधान ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब ये जो सारा का सारा इंटीग्रेशन हुआ था प्रिंसली स्टेट्स का आपका रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में, ये एक एडहॉक अरेंजमेंट था। एडहॉक अरेंजमेंट का मतलब होता है काम चलाऊ व्यवस्था, या फिर कुछ वक्त के लिए आपने, जब तक परमानेंट कुछ नहीं हो जाता तब तक आपने कुछ वक्त के लिए काम कर लिया। जैसे सपोज कर ले आपके घर का नल टूट गया है, अब उसमें से पानी निकल कर आ रहा है, अब आप उसी वक्त जो है जाकर प्लम्बर को नहीं बुला सकते, वो नल ठीक नहीं करा सकते, तो आपने कोई लकड़ी या कोई डंडा डाल के उस नल को आपने बंद कर दिया जब तक कि आप अल्टीमेटली परमानेंटली प्लम्बर को बुला के उसको ठीक नहीं कराओ। तो वो आपने जो डंडा वंडा डाल के उस पानी को अल्टीमेटली रोका है, वो एडहॉक व्यवस्था कहलाती है या फिर वो काम चलाऊ व्यवस्था कहलाती है। उसी तरह से प्रशासनिक लेवल पर भी, या अगर आप पॉलिटिकल लेवल पर भी या पॉलिटिकल लेवल पर भी बात करेंगे, जब तक परमानेंट किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आता तब तक काम चलाऊ कुछ व्यवस्था जो है उसको एडहॉक व्यवस्था बोला जाता है। जैसे नदी वगैरह है, अब उस पर जब तक पुल नहीं बना तो लोगों ने अपनी तरफ से कुछ नॉर्मल व्यवस्था कर ली एक पार से दूसरी पार जाने के लिए, कोई या तो आपने फर्जी सा पुल वगैरह बना दिया किसी तरीके से, या फिर नाव वगैरह की व्यवस्था कर ली जिस तरह की कुछ आपका काम चलता रहे, तो ये एडहॉक व्यवस्था कहलाती है। भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया गया था ये भी अपने आप में पूरी तरीके से एक एडहॉक अरेंजमेंट था, एक काम चलाऊ व्यवस्था थी, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, खास तौर पे साउथ इंडिया से ये डिमांड बार बार उठ रही थी कि पूरे के पूरे भारत को या फिर पूरे के पूरे जो इलाके हैं, जो स्टेट्स हैं, इनको लिंग्विस्टिक बेसिस पर यानी कि भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर आप फिर से जो है जितना भी भारत का इलाका है इसका पुनर्गठन करिए। ये जो पूरा का पूरा इलाका इंडिया में आया है इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो भाषा बोली जा रही है वहां पर, जो आपका भाषा वगैरह उस क्षेत्र में चलती है उसके बेसिस पर रीऑर्गेनाइज कर लीजिए। ये डिमांड इनफैक्ट आजादी के बहुत पहले से उठ रही थी, बहुत वक्त पहले से जो है आजादी की डिमांड उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उस वक्त राज्य नहीं बोलते थे, उस वक्त प्रोविंस बोला करते थे, तो प्रोविंसेस का पुनर्गठन होना चाहिए। अल्टीमेटली जब आपका 1947 में देश आजाद हुआ और समझ में आ गया कि स्टेट्स बनेंगे तो फिर ये डिमांड उठने लगी कि राज्यों का जो आपका पुनर्गठन होगा वो भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए। अकॉर्डिंगली अभी संविधान बना भी नहीं था, जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट करी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस। यानी कि भारत सरकार के सामने जब प्रश्न आया कि यार भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसके लिए 1948 में एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। यानी कि आपका जो प्रोविंसेस या प्रांत वगैरह है इनको भाषा के आधार पर डिवाइड किया है, भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए या ना किया जाए, इस सवाल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाई गई कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के नाम से यह कमीशन बनाई गई। इस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए एस के धार साहब, और इनसे बोला गया कि ये जो डिमांड उठाई जा रही है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, प्रोविंसेस या प्रांतों का पुनर्गठन हो, इस सवाल को आप एग्जामिन करिए, इसके हर पहलू को पढ़िए और अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट बनाकर दीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है आपका जून 1948 में सबमिट करी थी। अब कितना जल्दी काम आपका दिसंबर 1948 में सबमिट करी थी, कितना जल्दी काम हुआ है कि जून 1948 में आपने कमेटी बनाई, 6 महीनों के अंदर अंदर इन लोगों ने सारी चीजों को पढ़ा के अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करी। तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि डिमांड कितना इंटेंस रही होगी, ये डिमांड जो है, ये जो मांग है कितना ज्यादा मतलब इंटेंसिटी के साथ उठाई जा रही होगी, कितना ज्यादा पावर के साथ, कितना ज्यादा भावनात्मक रूप से फोर्स के साथ उठाई जा रही होगी, कितना जल्दी जल्दी जो है कमेटी को अपना काम करके रिपोर्ट देना पड़ी। तो कमीशन ने फाइनली अपना कमेटी या कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में सबमिट करी है, 6 महीनों के अंदर अंदर, और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर आप राज्यों का पुनर्गठन करते हैं, आप अगर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह करते हैं, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर होना चाहिए, प्रशासनिक तौर पर आपको देश चलाने में आसानी हो इस आधार पर होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक आधार पर यानी कि भाषाई आधार पर। इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि देश का पुनर्गठन होगा, नए राज्य बनेंगे तो इस आधार पर बनेंगे कि आपका प्रशासन वगैरह वहां पर चलाने में कितना आसानी हो रही है नया राज्य बनाने से या नहीं हो रही है। अगर किसी राज्य को बनाने से वहां पर प्रशासन वगैरह चलाने में आसानी होती है तो राज्य बनाओ, खुशी से बनाओ, मगर सिर्फ
सिर्फ इस आधार पर कि वहां पर एक भाषा बोली जा रही है या नहीं बोली जा रही है, इस आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे। ये धार कमीशन जो है या धार कमेटी जो है, इन लोगों ने आपका रिपोर्ट में कह दिया। अब जब ये रिपोर्ट फाइनली पब्लिक में बाहर आई तो इसके बाद में और ज्यादा रिसेंटमेंट हुआ, और ज्यादा गुस्सा जो है लोगों के बीच में आने लगा। लोगों ने और बढ़ चढ़कर जो है अपनी ये डिमांड वगैरह उठाना शुरू कर दी, और लगभग जो भी आपके उस वक्त के इंपॉर्टेंट नेता हुआ करते थे उन सबके सामने उन सबको जो है इस चीज के लिए और पुश किया कि हम लोग तो नहीं मानेंगे, इस पे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर आपके जो जनता का जब दबाव पड़ा तो फिर कांग्रेस ने दिसंबर में 1948 में, जब आपका रिपोर्ट बाहर आ गई थी, उसी वक्त दिसंबर 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई। धार के अंदर एक लिमिटेड प्रोविंस आपका लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनी थी, और यहां पर आपने कांग्रेस वालों ने अपनी खुद की एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बना दी। और इन्होंने फिर अब ये बोला, या फिर ये जो कमेटी वाले थे इनको ये बोला गया कि जो पूरा का पूरा सवाल है कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, हां या ना, इस पूरे के पूरे सवाल को पूरा एक फ्रेश तरीके से जो है एग्जामिन करो, और एग्जामिन करने के बाद में अपनी रिपोर्ट जो है आपको सबमिट करनी है। अब कांग्रेस ने जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई थी, इसमें 3 जो लोग थे वो उस वक्त भारत की आपकी राजनीति के काफी बड़े या स्टालवर्ट्स कहे जा सकते हैं, काफी आपके टॉल फिगर कहे जा सकते हैं। एक थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब, दूसरे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके चलते आज की तारीख में भारत उस रूप में है जिस रूप में है। तीसरी चीज पत्ताभी सीतारमैया, ये 3 लोग जो थे ये शामिल थे इस कमेटी में, और इनका नाम रखा गया JVP कमेटी, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पत्ताभी सीतारमैया। ये तीनों के नाम पर ये जो आपकी कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, इसको कई बार JVP कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, मगर याद रखिएगा JVP इनका ऑफिशियल नाम नहीं था, आपका लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी के नाम से या लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी के नाम से कमेटी बनाई गई थी। तीनों के नाम पर आपने J फॉर जवाहरलाल, V फॉर वल्लभ भाई एंड P फॉर पत्ताभी सीतारमैया, JVP कमेटी जो है इसको नाम दिया गया, कॉमनली इसी नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने अप्रैल 1949 में, या फिर इस कमेटी ने 1949 अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और फॉर्मली इन्होंने लैंग्वेज को जो है एकमात्र माध्यम मानने से मना कर दिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि सिर्फ भाषा के आधार पर हम लोग राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, ये बात इन लोगों ने कह दी। भाषा को जो है एकमात्र फैक्टर मानकर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ये जो भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर जो है आपने राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड उठाई है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इन 3 लोगों की कमेटी ने फैसला दिया। अब ये बात कब की है? ये बात हो गई 1949 की बात आई गई होगी, सब लोगों को मानना पड़ा। मगर 1953 में कुछ हुआ, और उसके चलते ये जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, ये जो पूरी बात हुई थी, और ये जो आपका लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का पूरा जो डिमांड था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस के रीऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड था, इसको जो रिजेक्ट कर दिया गया था, वो सारी बात से बैक ट्रैक करना पड़ गया, और इन लोगों को अल्टीमेटली भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करना पड़ा 1953 में हुई घटना के चलते। वो क्या घटना थी अब वो देखते हैं। हुआ ये, अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर होना पड़ा अपना पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या? भाषा के आधार पर राज्य जो होता है, भाषाई आधार पर कोई राज्य बनाया गया कि एक फलानी भाषा जो एक इलाके में बोली जाती है तो उतने इलाके को उठा के एक नया राज्य डिक्लेयर कर दिया, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। तो 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो गई अपना पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए, उनको फोर्सफुली जो है ये स्टेट क्रिएट करना पड़ा। और ये कौन सा स्टेट था? इस स्टेट का नाम था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर हिंदुस्तान में पहला राज्य कौन सा बना था, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश बना था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी खुशी से, राजी खुशी से, मजे में नहीं बनाया था, मजबूर होकर अल्टीमेटली उनको फोर्सफुली जो है उनको लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश कैसे बनाया गया था? मद्रास प्रोविंस या मद्रास स्टेट हुआ करता था, उसमें वो इलाका जहां पे तेलुगु भाषा बोली जाती थी, वो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के पूरे रीजन को जो है आपने अलग किया और उसको आपने आंध्र प्रदेश का नाम दे दिया। तो उस तेलंगाना बंटने के पहले ये जो इतना इलाका हुआ करता था, ये सारा का सारा इलाका जो है आपका आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया। आंध्र प्रदेश के नाम से इसको आपने मद्रास स्टेट से काटकर अलग कर दिया। अब जब आपने अब आपने अल्टीमेटली जो है अब क्यों ये किया गया उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर 1949 में आप एकदम चौड़े होके ये कह रहे हैं कि हम भाई भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, ये डिमांड जो है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और उसके बाद 1953 में आप मजबूर हो गए और अल्टीमेटली आपको ये करना पड़ा, और भाषा के आधार पर आपने अपना पहला जो लिंग्विस्टिक स्टेट है इंडिया का, जिसका नाम आंध्र प्रदेश है, मद्रास स्टेट से अलग करके तेलुगु स्पीकिंग रीजन को जो आपने बनाया वो आपने क्रिएट किया, आपने तैयार किया। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया, उसका जवाब मैं भी आपको आगे दूंगा।
मगर जब हुआ यह कि जब एक बार आपने आंध्र प्रदेश को, भारत का जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट है जिसको मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके बनाया गया है, जब एक बार आपने इसका निर्माण कर दिया, एक बार जब आपने इसको तैयार कर दिया, उसके बाद में फिर दूसरे इलाकों से भी जो है इस तरीके की डिमांड उठने लगी। अब क्वेश्चन उठता है कि और इस तरीके की जब डिमांड दूसरे इलाकों से उठने लगी तो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो पूरा का पूरा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मसला है, इसको फिर से एक फ्रेश व्यू देना पड़ा। इसको और आपको एक बार फिर एक कमेटी अपॉइंट करना पड़ी और उस कमेटी ने अल्टीमेटली फिर जो है पूरे के पूरे सवाल को फिर से एक फ्रेश तरीके से स्टडी किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। अब ये सवाल का जवाब कि आंध्र प्रदेश क्यों बनाया गया, हुआ ये कि भाई आंध्र प्रदेश जो आज का इलाका है, आंध्र प्रदेश इनफैक्ट पूरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना पूरे की बात कर लेते हैं, मद्रास स्टेट वगैरह की अगर बात की जाए तो उसमें जब ये क्षेत्र आता था तो ये लोग ये बोलते थे कि क्योंकि हम लोग तेलुगु बोलते हैं, हमें अपना एक अलग राज्य बनाकर दे दो, ये हमें मद्रास स्टेट से अलग कर दो। तो ये इसकी डिमांड काफी वक्त से कर रहे थे, काफी वक्त से इसकी डिमांड हो रही थी। अब अल्टीमेटली सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही थी, सरकार जो है मानने को तैयार नहीं थी। तो आंध्र प्रदेश का इलाका जो उस वक्त मद्रास स्टेट में था, वहां से कांग्रेस लीडर आया करते थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो एक कांग्रेस लीडर थे जो इस इलाके में काफी ज्यादा जो है अपनी पकड़ रखते थे। अब ये जो डिमांड उठ रही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो और या फिर हमारा जो ये इलाका है जिसमें हम लोग तेलुगु बोलते हैं, मद्रास स्टेट से इसको अलग करके एक नया राज्य बना दो, ये जो डिमांड उठ रही थी, इस डिमांड के सपोर्ट में काफी पॉपुलर एजिटेशन हो रहा था। उसको पोट्टी श्रीरामुलु जो है वो लीड कर रहे थे। अल्टीमेटली ये बैठ गए भूख हड़ताल पे कि अगर मेरी डिमांड नहीं मानी गई तो मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा हूं। हंगर स्ट्राइक करते रहे, 56 दिन तक हंगर स्ट्राइक करने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु की जब अल्टीमेटली मृत्यु हुई आंध्र प्रदेश स्टेट की डिमांड करते हुए 56 दिनों तक हंगर स्ट्राइक करने के बाद, उसमें वो सारा इलाका जो तेलुगु स्पीकिंग था वहां पे फिर जबरदस्त जो है आपके विरोध प्रदर्शन वगैरह शुरू हो गए और काफी हिंसा और आगजनी की घटनाएं आने लगी, 50 तरीके के नाटक होने लगे। अब अभी जो है कुछ वक्त पहले देश ने इतना बड़ा पार्टीशन झेला था, उसके बाद फिर इस तरीके के भाषाई आधार पर अगर राज्य ना बनाए जाने को लेकर इस तरह से लोग अगर सड़कों पर आ गए, हिंसक हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है, 50 तरीके के नाटक चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अल्टीमेटली जो है वही करना ठीक समझा जो इन लोगों की डिमांड थी और फाइनली इनको जो है लिंग्विस्टिक स्टेट बनाकर दे दिया गया। अब हुआ यह कि जब एक बार आपने ये लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया, उसके बाद में फिर दूसरे लोगों ने भी डिमांड करना शुरू करी, हमें भी बना कर दो, हमें भी बना कर दो। वो लोग स्पेशल थोड़ी ना, अगर उनको बनाया तो हमें भी बना कर दो। तो ये जब क्वेश्चन उठने लगा, अब आपके अलग अलग राज्यों से या फिर अलग अलग जो आपके रीजन से ये डिमांड उठने लगी, इसके चलते अब ये पूरा का पूरा सवाल कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस सवाल को एक तरीके से फ्रेश करके फिर से खोला गया, इसको एकदम फ्रेश व्यू लिया गया इसको लेके, और अल्टीमेटली इस सवाल को फिर से फ्रेश तरीके से देखने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिस कमीशन का नाम है फजल अली कमीशन। अब फजल अली कमीशन जो है इसने फिर क्या किया उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आंध्र प्रदेश का जो डिमांड का क्रिएशन है, उसने दूसरे राज्यों से भी, दूसरे इलाकों से भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों के पुनर्गठन की जो है डिमांड को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया और अलग अलग जगहों पर होने लगे विरोध प्रदर्शन। अल्टीमेटली भारत सरकार ने मजबूर होकर आपका दिसंबर 1953 में एक 3 लोगों की कमेटी को अपॉइंट किया और उनसे बोला कि यार और ये जो कमेटी थी, ये 3 मेंबर्स की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इसको अपॉइंट किया गया, 3 मेंबर्स की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और इन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई कि ये पूरा का पूरा सवाल जो है फिर से रीएग्जामिन करें। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे फजल अली साहब। ठीक है, बात समझ में आ गई। आंध्र प्रदेश बना दिया, आंध्र प्रदेश बनाने के बाद दूसरे इलाकों से भी इसी तरीके की जो है विरोध प्रदर्शन होने लगे, वो लोग भी डिमांड करने लगे। मजबूर होकर भारत सरकार ने आपका ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से एक और कमीशन बैठाया, 3 लोगों का चेयरमैनशिप दे दिया आपके फजल अली साहब को, और क्या बोला कि पूरे के पूरे सवाल को यार री एग्जामिन करो, फिर से पढ़ के बताओ क्या करें क्या ना करें। इस कमीशन में 3 लोग हुआ करते थे या 3 लोग इसमें शामिल थे। एक तो आपके फजल अली साहब थे, दूसरे के.एम. पनिक्कर साहब थे और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, 3 लोग जो है इसमें शामिल थे। ये पूछा गया है, आपको याद रखना पड़ेगा, फजल अली कमीशन जो है इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो फजल अली कमीशन में एक तो फजल अली खुद शामिल थे, दूसरे आपके हृदयनाथ कुंजरू हो गए और तीसरे आपके के.एम. पनिक्कर। ये 3 लोग जो है शामिल थे। इन लोगों ने अब ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या ना किया जाए, इस सवाल को फिर से री एग्जामिन किया और अल्टीमेटली फिर इन लोगों ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करी सितंबर 1955 में। उसमें इन्होंने यह बोला कि ब्रॉडली, बड़े तौर पर आप जो है भाषा को आधार बना सकते हो स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन का, भाषा के आधार पर आप जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो ब्रॉडली, मगर ऐसा कर सकते हो, ये नहीं कर सकते कि आप 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के फॉर्मूले पर चलो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली कि आप ब्रॉडली यानी कि बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर जो है आप भाषा को एक आधार बना सकते हो राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन का,
मगर कमीशन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि भैया वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट होना चाहिए, यानी कि एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाएगी और दूसरी भाषा वाले अगर वहां पे रहते हैं तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस तरीके के नाटक नहीं होंगे, वन लैंग्वेज वन स्टेट का नाटक नहीं होगा, ये थ्योरी या ये प्रिंसिपल नहीं चलेगा। मगर हां ये जरूर है कि आप भाषा के आधार पर ब्रॉडली बड़े तौर पर जो है आप स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। अब इस इन द इट्स व्यू वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्राइंग ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। इनका कहना यह था कि भाषा के आधार पर स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो बात है इसको खारिज कर दिया, इसको माना नहीं। मगर साथ ही साथ इन्होंने एक बात कही कि जब आप अल्टीमेटली राज्यों का पुनर्गठन करोगे, जब भारत के पॉलिटिकल मैप का पुनर्गठन होगा, रीड्राइंग होगी, तब जो एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जो सबसे सर्वोच्च है, जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, वो है आपका यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी ऑफ इंडिया या भारत की अखंडता जो है वो प्राइमरीली सब कंसिडरेशन में रहनी चाहिए जब आप कंट्री का पॉलिटिकल मैप बना रहे हो, या फिर जब कंट्री की नए नए स्टेट्स का पुनर्गठन हो रहा है, राज्यों का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो एक चीज जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है भारत की यूनिटी, एकता और अखंडता के ऊपर कोई खतरा या कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है फिर आप वो काम नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही तो फिर भाड़ में जाए वो डिमांड। कुल मिला के इतना इन लोगों ने साफ साफ कह दिया। मगर हाँ, अगर वो चीज नहीं है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई इश्यूज नहीं है, तो फिर आप ब्रॉडली जो है एक लैंग्वेज के आप ब्रॉडली जो है लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। मगर फिर भी ये नहीं होगा कि एक इलाके में एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो उसी लैंग्वेज के आधार पर जो है स्टेट को बनाया जाएगा। वन लैंग्वेज वन स्टेट का नाटक या ये प्रिंसिपल वगैरह फॉलो नहीं किया जाएगा। इन्होंने यह बोला कि कुल मिला के जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो 4 फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पर आप जो है पूरे के पूरे स्टेट्स वगैरह को रिऑर्गेनाइज कर सकते हो। पहला, प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया। पहला चीज कि भारत की एकता, अखंडता और उसकी सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना है और उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, उसको और ज्यादा मजबूती देनी है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है जब आपको रिऑर्गेनाइजेशन करना है किसी भी चीज का। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी जो है उसका ध्यान रखा जा सकता है, यानी कि अगर एक राज्य का पुनर्गठन हो रहा है तो उसमें लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी आपको देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में अगर एक ही तरीके की भाषा या एक भाषा और उसके कई सारे डायलेक्ट्स बोले जा रहे हैं और एक ही जैसा कल्चर फॉलो किया जा रहा है तो उनको जो है फिर आप एक ही राज्य का हिस्सा बना सकते हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। मगर इसके बाद में भी आपको जो तीसरा फैक्टर है कि फाइनेंशियल, आर्थिक तौर पर राज्य जो है कितना सक्षम रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। आपका फाइनेंस वगैरह के इकोनॉमिक तौर पर जो है आपके क्या स्थिति वगैरह रहेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो है राज्य वगैरह में आपका प्रशासन चलाना कितना क्या आसान रहेगा, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पैसे वगैरह जो है आप उसके फाइनेंस वगैरह की राज्य व्यवस्था कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक तो वो आर्थिक तौर पर जो है वो अपने इकोनॉमिकली कितना वायबल है उस इलाके को एक अलग राज्य बनाना, और तीसरी चीज कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्रशासनिक तौर पर जो है राज्य चलाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये फैसला ले सकते हैं। और चौथा, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। अगर आप अब जब बना ही रहे हो, अब राज्यों का पुनर्गठन वगैरह होगा तो इसमें फिर इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि आपके जो राज्य बनके तैयार होंगे उसमें फिर रहने वाले लोगों के लिए जो भी प्लानिंग वगैरह की जाएगी, उनके वेलफेयर को लेके, उनके प्रमोशन, उनके वेलफेयर को लेके जो भी प्रचार प्रसार किया जाएगा वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे देश की अगर हम लोग बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पर जो है आप किसी भी स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। पहला क्या, वो स्टेट बनाने के का जो है भारत के एकता और अखंडता पे कोई खतरा नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रिजर्व होनी चाहिए और स्ट्रेंथेंड होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी जो है उसका ध्यान रखा जाए। जिस क्षेत्र को आप एक पर्टिकुलर राज्य का हिस्सा बना रहे हो, ध्यान रखिए कि या तो एक ही भाषा बोली जाती हो या एक ही भाषा और उसके कई सारे जो अलग अलग डायलेक्ट्स वगैरह हैं वो बोले जाते हो, प्लस कल्चरली अगर आप देखोगे तो उसमें जो है होमोजेनिटी या फिर आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलनी चाहिए। कल्चर एक जैसा फॉलो होता हो तो फिर आप उस इलाके को एक राज्य में शामिल कर सकते हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्रशासन वगैरह चलाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितनी सहूलियत हो जाएगी अगर आप एक इलाके को एक राज्य में शामिल करोगे या नहीं करोगे, इन सारी बातों के ऊपर वो राज्य कितना ज्यादा सक्षम है अपने फाइनेंसेस वगैरह की व्यवस्था के लिए और इकोनॉमी को चलाने के लिए, आर्थिक तौर पर अपने आप को सशक्त होने के लिए कितना मजबूत है। एंड लास्टली, उस पूरे के पूरे राज्य के लोगों के वेलफेयर के लिए प्लानिंग एंड प्रमोशन वगैरह कितनी इफेक्टिवली की जा सकती है, जो भी प्लानिंग एंड प्रमोशन की जाएगी उससे उन लोगों का भला होगा कि नहीं होगा। एंड लास्टली, आपका
पूरे के पूरे देश का भला होगा कि नहीं होगा। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। इन फैक्टर्स वगैरह के बेसिस पर जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमीशन आगे बोलती है कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया है कि 4-4 कैटेगरीज बना के रखी हुई हैं स्टेट्स वगैरह की, इसको आप खत्म करो, इसको आप एबॉलिश कर दो। एंड और उसके बाद में जो है उन्होंने ये बोला कि भाई 16 स्टेट्स का और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज वगैरह जो है उनका निर्माण करो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कमीशन ने क्या बोला, अबॉलिश द 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। यानी कि जितना भी आपका ये क्षेत्र वगैरह है, जितनी भी एरिया है जिसको 4 कैटेगरीज में संविधान में ओरिजिनली डिवाइड किया गया, सब खत्म करो, 16 नए राज्य बनाओ, 16 नए स्टेट्स के साथ में आपका 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज वगैरह जो है इनको बनाकर तैयार करो। अब ये जो सारे के सारे रिकमेंडेशंस वगैरह थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अल्टीमेटली इनको एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह किए, मगर अल्टीमेटली इनको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद अकॉर्डिंगली स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 को पास किया गया। एंड साथ ही साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि ये जो फोल्ड क्लासिफिकेशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको खत्म करना था। तो एक तो ये किया गया 7वां संविधान संशोधन लगाकर, और दूसरा आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में। और इसके बाद में आपने ये बोला कि भाई अब जो है अपने द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए पार्ट बी स्टेट्स वाज डन अवे विद एंड पार्ट सी स्टेट्स वर अबॉलिश्ड। इसके बाद में जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन में आपने पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी बना रखे थे, तो पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में जो भी डिस्टिंक्शन वगैरह था वो सब खत्म कर दिए, उनको आपने एक हिस्सा मान लिया। पार्ट सी में जितने भी स्टेट्स वगैरह थे वो सब आपने उठा के अबॉलिश कर दिए। और इस तरीके से जो है आपने कई सारे आपके जो राज्य वगैरह थे उनको कुछ दूसरे राज्यों के साथ में मिला दिया, कुछ इलाकों को आपने यूनियन टेरिटरी वगैरह डिक्लेयर कर दिया। नतीजा ये निकला अल्टीमेटली ये सारी चीजें करने का, और ये जो 2 कानून पास किए गए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 पास करने का नतीजा ये निकला, 1 नवंबर 1956 के दिन भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज अस्तित्व में आती हैं। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो अस्तित्व में आई। और यहां पे और इसके बाद जो है आज की तारीख में जो हमारे यहां राज्य और यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था है वो स्थापित हुई, और उसके बाद से वो व्यवस्था जो है आज तक चल रही है। ये जो एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इन्होंने एक नया राज्य बनाया केरला। याद रखिएगा जब भारत आजाद हुआ था तब केरल नाम का कोई राज्य नहीं हुआ करता था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने केरल नाम का या केरला नाम का नया राज्य बनाया। कैसे बनाया? बाय मर्जिंग द त्रावणकोर कोचीन स्टेट विद द मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट की मलाबार डिस्ट्रिक्ट उठा ली, और जो आपका प्रिंसली स्टेट हुआ करता था त्रावणकोर और कोचीन का जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, दोनों को उठा के मिला दिया। एंड आपका दक्षिण कन्नड़ा का या जिसको साउथ कैनारा बोला जाता था, इसका एक क्षेत्र हुआ करता था कासरगोड, इनको भी इसको जो है इसके साथ में मिला दिया, और कुल मिला के आपने केरल राज्य जो है वो यहां पे बनाकर तैयार कर दिया। ठीक, एक चीज आपने ये कर दी। इसी तरीके से आपने जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे हैदराबाद स्टेट के, उनको आंध्र प्रदेश के साथ में मिला दिया। एंड यहां से आपने आंध्र प्रदेश स्टेट जो है आंध्र स्टेट जो है उसके साथ में मिला दिया, और उसके बाद में आपने आंध्र प्रदेश बना दिया। इसके पहले जो आपका स्टेट बना था वो आंध्र स्टेट था। याद रखना इस बात को, यहां पे ध्यान रखना है इस चीज का कि आपने आंध्र स्टेट जो है वो बना के तैयार किया था जब ये आपके पोट्टी श्रीरामुलु जो है इनकी डेथ हुई थी 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद में आपने जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया है, इसके चलते फिर जो है आपने हैदराबाद का जो आपका प्रिंसली स्टेट था उसके तेलुगु स्पीकिंग इलाकों को आंध्र स्टेट के साथ में मिला के फिर उसको आपने उसके बाद में आंध्र प्रदेश नाम दे दिया। आगे इन्होंने ये किया कि मध्य भारत स्टेट जो हुआ करता था उसको, विंध्य प्रदेश स्टेट जो हुआ करता था उसको, और भोपाल स्टेट जो हुआ करता था जिसमें भोपाल का नवाब रूल करता था। इनफैक्ट याद रखना इस बात को कि भोपाल आखिरी प्रिंसली स्टेट था जो जाके फाइनली भारत में मिला था। भोपाल आखिरी रियासत है जिसने अल्टीमेटली भारत को ज्वाइन किया था। तो ये तीनों को, मध्य भारत स्टेट को, विंध्य प्रदेश को, प्रदेश स्टेट को और भोपाल स्टेट को, तीनों को मिलाकर इन्होंने एक नया राज्य बनाया, उसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। इसी तरीके से इन्होंने सौराष्ट्र का जो स्टेट था और कच्छ का जो स्टेट था इसको उन्होंने बॉम्बे स्टेट में मिला दिया। यानी कि आज का जो गुजरात का अच्छा खासा इलाका है वो बॉम्बे स्टेट के साथ में जाके इन्होंने जोड़
दिया। कुर्ग का जो स्टेट था उसको मैसूर स्टेट के साथ में मिला दिया और कर्नाटक वगैरह जो है उसको बनाया गया। पटियाला और ईस्ट पंजाब को मिलाया गया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको कई बार हम लोग शॉर्ट में पेप्सू भी बोलते हैं। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको जो है पंजाब स्टेट में मिलाया गया और इसकी मदद से जो है आपने पंजाब बना के तैयार किया। और अजमेर स्टेट जो है उसको राजस्थान स्टेट में जो है कन्वर्ट किया गया। जो भी आपके राजस्थान के जो भी राजे रजवाड़े थे सबको जोड़ जाड़ के आपने राजस्थान स्टेट बनाकर तैयार किया। इसी तरीके से आपका लैकेडाइव और मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड हो गया, इन सबको जो है आपने यूनियन टेरिटरी वगैरह बनाया और मद्रास स्टेट जो था इससे आपने इसको उठाकर डिटैच कर दिया। चले आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि आपके स्टेट्स का लार्ज स्केल पर रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह किस तरीके से किया गया था और किस तरीके से आपके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुए थे। अब कायदे से यहाँ पर ये जो समस्या थी वो हल हो जानी चाहिए थी, या फिर ये जो इशू था वो निपट जाना चाहिए था, जिसमें ये बोला जा रहा था कि भाई भाषा के आधार पर या लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप हमारे राज्यों का पुनर्गठन करें। अब वो कर दिया गया, वो बात मान ली गई, तो कायदे से अब ये चीज़ जो है यहाँ पर समाप्त हो जानी चाहिए थी। बट मसला यहीं पर रुका नहीं। भले ही आपने लार्ज स्केल लेवल पर 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह किया था स्टेट्स वगैरह का, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, मगर उसके बाद में भी 1956 के बाद में भी, तब से अगर आप हिंदुस्तान का मैप उठाकर देख लें और आज का हिंदुस्तान का मैप उठाकर देख लें तो आपको इसमें कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन या कंटिन्यूअस चेंजेस वगैरह देखने के लिए मिलते रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर एजिटेशंस और पॉलिटिकल कंडीशंस वगैरह इस तरीके की परिस्थितियां बनाती थी। इस तरीके के रह रहकर जो है लोगों के बीच में इस तरीके के आंदोलन वगैरह उठे हैं, उसके प्रेशर के चलते फिर नए राज्य बनाने पड़ गए या फिर नई यूनियन टेरिटरीज बनाना पड़ गई, या फिर कई बार आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस इस तरीके की हो जाती थी जिसके चलते जो है आपको नए राज्य या फिर नई यूनियन टेरिटरीज वगैरह बनाना पड़ गई। अब ये जो डिमांड थी कुछ और स्टेट्स वगैरह के क्रिएशन की, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो यानी कि भाषा के आधार पर और राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड जो थी वो भी आगे उठी, और इसी तरीके से एक और चीज जो है निकल कर आई कि भाषा के अलावा कल्चरल होमोजेनिटी जो है उसके बेसिस पर भी डिमांड्स वगैरह जो है की जाने लगी कि भाई चलो भाषा वगैरह एक है वो अच्छी बात है, मगर इसके अलावा कई जगहों पर आपको देखने को मिलता है कि एक ही स्टेट में कल्चर में काफी सारा डिफरेंस आपको उसके दो एक्सट्रीम क्षेत्रों में देखने के लिए मिलने लगता है। तो कई बार फिर लोग जो है कल्चर के बेसिस पे ये बोलने लगे कि यहाँ पर जो है जितने इलाके में कल्चरल होमोजेनिटी है, एक जैसा कल्चर है, उतने इलाके को जो है आप एक राज्य बना दें और बाकी जो है उसको अलग राज्य रखें, भले ही आपका जो स्टेट है उसमें कॉमन लैंग्वेज बोली जा रही हो, डजंट मैटर। तो इस तरीके से आपका लैंग्वेज के बेसिस पर या कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पर भी जो है कई सारे आपके राज्यों का बाइफर्केशन वगैरह जो है वो भी किया गया, एग्जिस्टिंग स्टेट्स वगैरह जो है बाइफर्केट भी किए गए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हो रही थी। आप 14 राज्य जो बनकर अपने तैयार हुए, उसके बाद किस तरीके से और राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है महाराष्ट्र और गुजरात का केस है। 1960 आते आते आपके पास में जो ये स्टेट पूरा था, बॉम्बे स्टेट इसको बोला जाता था या स्टेट ऑफ बॉम्बे बोला जाता था। ये बेसिकली बाइलिंगुअल स्टेट हुआ करता था, इसमें दो भाषाएं जो है बोली जा रही थी। अपर रीजन्स वगैरह को आप देख लोगे, जो आज का गुजरात वगैरह का इलाका है तो वहां पे गुजराती बोली जा रही थी, और आज के जो महाराष्ट्र का इलाका है वो बॉम्बे स्टेट का पोर्शन जो था उसमें मराठी बोली जाती थी। तो अब ये जो है एक तरीके से एक बाइलिंगुअल स्टेट हो गया था, यहाँ पे दोनों भाषाएं वगैरह जो हैं बोली जा रही थी, दोनों भाषाएं प्रचलन में थी, चलन में थी। तो फाइनली 1960 में आपका ये जो बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था, इसको आपने दो स्टेट्स में डिवाइड किया। एक स्टेट का नाम रखा गया महाराष्ट्र, इसमें ये किन लोगों के लिए था, जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे, और एक स्टेट का नाम रखा गया गुजरात, जो आपका गुजराती स्पीकिंग पीपल था। तो बॉम्बे स्टेट जो था अर्ट्सवाइल उसको रिप्लेस कर दिया आपके महाराष्ट्र ने, और आपका ये जो गुजरात है वो 15वां स्टेट इंडियन यूनियन का निकल कर आया। तो इस तरीके से एक नया राज्य आपका बन गया यहां पर। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका था ये अब यहाँ पे, ये हालांकि इसका रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुआ था मगर लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने फिर ये बोला कि हम लोग यहाँ पे गुजराती बोलते हैं, इन्होंने बोला हम लोग यहाँ पे मराठी बोलते हैं, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है इसको उठा के अलग करते हैं, गुजरातियों का अलग गुजरात बना दिया, महाराष्ट्रियंस का अलग जो है महाराष्ट्र बना दिया। इस तरीके से आपका गुजरात जो है वो 15वां स्टेट बनकर आया। इसके बाद में आती है बात दादरा एंड नागर हवेली की। ये जो टेरिटरी थी जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं थी। 1954 तक दादरा एंड नागर हवेली का जो इलाका है यहाँ पर पुर्तगालियों ने रूल किया है, यहाँ पर पोर्टुगीज का शासन था। बाद में 1954 में इस इलाके का लिबरेशन करवाया गया, इस इलाके को उन लोगों से मुक्त करवा के अपने देश का हिस्सा बनाया गया। तो कुछ वक्त तक तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ने कैरी ऑन किया। 1961 तक की स्थिति ये थी कि यहाँ का शासन ऐसे चलता था कि आप एक लोग जो हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को चुन लेते थे, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो था दादरा एंड नागर हवेली का पूरा जो भी आपका मैटर वगैरह वो सब सॉर्ट आउट करता था। 1961 के में आपने ये किया कि
एक 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और उसके तहत में आपने जो दादरा एंड नागर हवेली है इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने के बाद से ही जो है ये आज तक यूटी वगैरह बना हुआ है। इस तरीके से इसको जो है सॉर्ट आउट किया गया। इसके बाद में गोवा, दमन और दीव की बात कर लेते हैं। तो गोवा को लेकर भी पुर्तगालियों के साथ में इशू चल रहे थे, गोवा, दमन, दीव तीनों को लेकर ही चल रहे थे। स्पेसिफिकली गोवा को लेकर थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो पुर्तगाली तैयार नहीं थे इस जगह को देने के लिए। अल्टीमेटली फिर पुलिस एक्शन कह लीजिए, आर्मी भेजना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वहां पर आपका फौजें भेजी गई, पुलिस वगैरह का एक्शन किया गया। तो गोवा, दमन एंड दीव को जो है 1961 में पुलिस एक्शन वगैरह की मदद से या आपकी आर्मी या सेना भेजकर जो है लिबरेट करवाया गया, पुर्तगालियों को खदेड़ा गया। इसके बाद में जब गोवा, दमन एंड दीव तीनों के ऊपर जब हिंदुस्तान का कब्जा हो गया, हिंदुस्तान ने जब अल्टीमेटली जो है उसको पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करा लिया, उसके बाद में इसको आपका यूनियन टेरिटरी के तौर पर कंस्टिट्यूट किया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से। यानी कि सबसे पहले गोवा, दमन एंड दीव ये कुल मिला के पूरा जो है सब कुछ आपका यूनियन टेरिटरी वगैरह बनाया गया। बाद में 1987 में गोवा को जो है स्टेटहुड दे दिया गया, गोवा को एक राज्य बना दिया गया, एंड दमन एंड दीव जो है उसको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो याद रखना है 1961 में हम लोगों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन एंड दीव जो है उसको आजाद कराया था। अब अगर एक सवाल और बनता है कि क्या सिर्फ इतने इलाके पे पुर्तगालियों का कब्जा था, ये भी सही नहीं है। पुर्तगालियों का कब्जा इससे ज्यादा इलाके पर था। दादरा नागर हवेली जो है वो भी उनके कंट्रोल में थी, बट 1954 में वो इन लोगों ने हमको दे दी थी, वो हम लोगों ने इनसे ले ली थी। गोवा, दमन एंड दीव पे ये लोग तैयार नहीं थे, तो अल्टीमेटली 1961 में हम लोगों ने फिर सेना भेजी। सेना भेजने के बाद में या पुलिस एक्शन किया, जो भी यहाँ बोलना चाहें, उसके बाद में पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ा, और उसके बाद इन तीनों को उठा के गोवा, दमन एंड दीव तीनों को मिलाकर हम लोगों ने एक आपका यूटी बना दिया 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर, और बाद में फिर 1987 में गोवा को जो है हम लोगों ने राज्य का दर्जा दे दिया, गोवा को जो है स्टेटहुड पकड़ा दिया गया। इसके बाद में अगला आता है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी, इसको पहले पौंडीचेरी भी बोला जाता था, ये वो इलाका है जिसमें, या फिर ये वो इलाका है जिसको जो फ्रेंच के कंट्रोल में था, या फिर जो फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट थी, वो पूरा का पूरा इलाका इंडिया में पुडुचेरी के नाम से या पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। बाद में पुडुचेरी जो है उसको बोला गया। इस पूरे इलाके में क्या क्या आता था? पुडुचेरी आता था, करैकल आता था, माहे आता था और यानाम आता था। याद रखिएगा, ये अलग अलग तीन राज्यों में आपको टेरिटरी देखने के लिए मिलती है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि पुडुचेरी जो आज की यूनियन टेरिटरी है, उसका एरिया कौन कौन से राज्यों तक फैला हुआ है, तो देखकर बताइएगा। वो 3 राज्य हैं, वो 3 राज्यों के नाम अब आपको मुझे बताने हैं, ठीक है जी। तो आपका फ्रेंच का जितना टेरिटरी पे कब्जा था, या फ्रेंच के कंट्रोल में इंडिया की जितनी टेरिटरी थी, वो कौन कौन से इलाके थे? पुडुचेरी हो गया, करैकल हो गया, माहे हो गया और यानाम हो गया। उन्होंने ये सारा का सारा इलाका जो है आपको 1954 में फ्रेंच जो थे उन्होंने हैंडओवर कर दिया, और उसके बाद में 1962 तक ये जो इलाका था इसको एक्वायर्ड टेरिटरी के तौर पर एडमिनिस्टर किया गया है। 1962 में जो है इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और आज तक फिर एक यूटी बना हुआ है। चले आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की। 1963 में अब ये जो स्टेट है नागालैंड का, इसको बनाया गया था, और ये बनाने के लिए जो आपका स्टेट ऑफ असम हुआ करता था, उसमें से नागा हिल्स और त्यूनसांग एरिया जो है उसको अलग किया गया था। अब असम का मतलब आप समझोगे आज का असम है, तो ये सही नहीं है। उस वक्त पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका था वो सबका सब जो है असम ही कहलाता था, तो याद रखना है इस चीज़ को। असम उस टाइम का वो जो असम हुआ करता था, उसमें से फिर हम लोगों ने ये नागा हिल्स और त्यूनसांग एरिया जो है उसको अलग निकाला, और ये जो आपको नागालैंड देखने को मिल रहा है, इस तरीके से नागालैंड का इलाका का ये जो स्टेट है 1963 में बनाकर तैयार किया था। अब ये इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो नागा पीपल रहते थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए थे, और काफ़ी यहाँ पर इश्यूज वगैरह क्रिएट हो रहे थे, काफ़ी वायलेंस वगैरह भी हो रहा था। तो उस पूरे के पूरे मूवमेंट को रोकने के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए नागालैंड सूबा या फिर नागालैंड राज्य बनाया गया। हालांकि अब नागालैंड को स्टेटस वगैरह जो दिया गया था स्टेट का, उसके पहले 16 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का, उसके पहले इसको गवर्नर ऑफ आसाम के कंट्रोल में 1961 में डाला गया था अंडर, और उसके बाद वही जो है इसके गवर्नेंस वगैरह करते थे। बाद में यहाँ पर स्टेटहुड देने के बाद में फिर नॉर्मल जो एक स्टेट वगैरह के तौर पर इसको शामिल किया गया। अब बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 1966 में पंजाब का जो राज्य था, ये पंजाब स्टेट जो था काफ़ी बड़ा स्टेट हुआ करता था। आज का हरियाणा मिला ले, अब जो पाकिस्तान में चला गया पंजाब में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन पंजाब काफ़ी बड़ा होता था। आज का जो पंजाब है उससे एक तो इसमें पूरा का पूरा हरियाणा आता था, और हिमाचल प्रदेश का काफ़ी इलाका वगैरह इसमें आया करता था। तो 1966 में आपका जो पंजाब का राज्य था इसको बाइफर्केट किया गया
गया, दो टुकड़े किए गए इसके और इसके दो हिस्से बनाए गए। एक बनाया गया आपका पंजाब जो आज का है और दूसरा बनाया गया हरियाणा। हरियाणा 17 स्टेट के तौर पर जो है निकल कर आया और एक आपका यूनियन टेरिटरी बनाई गई चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ को लेकर क्योंकि थोड़ा सा विवाद चल रहा था। तो दो तीन काम हुए यहाँ पे। 1966 में क्या किया गया, पंजाब राज्य का बाइफर्केशन कर एक तो आपका पंजाब राज्य जो आज का है, दूसरा आपका जो आज का हरियाणा है वो, और तीसरा आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बना के तैयार किया गया। अब ये किया इसलिए गया था क्योंकि आपका पंजाबी सूबा या फिर सिख होमलैंड की डिमांड काफी वक्त से उठाई जा रही थी। वहां पर एक आपका राजनीतिक दल है जिसका नाम है अकाली दल, उनके द्वारा, और ये सब एक व्यक्ति की लीडरशिप में हो रहा था जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। तो मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप में अकाली दल ये काफी वक्त से डिमांड कर रहा था कि जो सिख हैं या सिखों के लिए एक सेपरेट आपका स्टेट होना चाहिए। तो और पंजाबी सूबे की डिमांड जो है काफी वक्त से उठ रही थी। तो अल्टीमेटली फिर हिंदी बोलने वाले वो इलाके जितने भी थे उसमें उनको अलग करके हरियाणा राज्य बना दिया और बाकी जितना भी इलाका था फिर वो आपका जो है पंजाब स्टेट के रूप में जो आज हमारे पास है वो बनाकर तैयार किया गया। अब ये सब क्यों किया गया था, क्योंकि एक कमीशन बैठाई गई थी जिसका नाम था शाह कमीशन। उन्होंने इस चीज का रिकमेंडेशन दिया था कि जितना भी पंजाबी बोलने वाला इलाका है जो आज का पंजाब बनता है वो सारा का सारा यूनिलिंगुअल स्टेट बना लीजिए पंजाब का, और हिंदी स्पीकिंग जितने भी इलाके वगैरह आते हैं उसको जो है आप हरियाणा स्टेट में, हरियाणा का जो स्टेट है वो बना दीजिए। और पंजाब में जो आपका पहाड़ी इलाका आता है इसको आप उठा के मिला दो साथ में जो आपकी हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी है। उस वक्त हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश नाम की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें आप इसका जो पहाड़ी इलाका है वो मिला दो। इस तरीके से जो है दोनों खुश हो जाएंगे, तीनों खुश हो जाएंगे। बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है आपने यूनियन टेरिटरी से राज्य बना दिया और 18वां राज्य जो है उसके रूप में हिंदुस्तान भारत गणराज्य में इंडियन रिपब्लिक में शामिल किया। इस तरीके से जो है पंजाब वगैरह की जो है कहानी की गई थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की। 1972 में आपका जो नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल मैप है इसमें काफी बड़ा और मेजर चेंज किया गया था। सबसे पहले तो आपने यूनियन टेरिटरी जो थी मणिपुर और त्रिपुरा की और जो सब स्टेट था मेघालय का उनको आपने स्टेटहुड दे दिया। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे भी यूटी वगैरह थी, एक यूटी आपकी मणिपुर की थी, दूसरी यूटी आपकी त्रिपुरा की थी इनको, और आपका एक मेघालय था जो सब स्टेट था। सब स्टेट का मतलब कि पूरी तरीके से स्टेट भी नहीं है मगर यूटी से ज्यादा पावर्स वगैरह इनके पास में थी, इनको जो है आपने स्टेटहुड दे दिया है, 3 नए राज्य बना दिए। इसके अलावा जो 2 आपकी यूनियन टेरिटरीज थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, जिसको ओरिजिनली अरुणाचल प्रदेश को ओरिजिनली नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा बोला जाता था, ये भी जो है अस्तित्व में आ गए। ठीक है, तो कितना काम हुआ 1972 में, आपने मणिपुर और त्रिपुरा जो यूनियन टेरिटरीज थी इनको राज्य बना दिया। इसके अलावा जो मेघालय नाम का आपका मेघालय जो था ये सब स्टेट की स्थिति में था, इसको भी आपने जो है राज्य बना दिया। इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की 2 यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो थी वो अस्तित्व में आ गई। व्हाइल दिस द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन इंक्रीज टू 21। अब इसके चलते हुआ यह कि हिंदुस्तान में अब राज्य कितने हो गए, 21 के करीब राज्य बन गए। मणिपुर एक राज्य बन गया 19वां, त्रिपुरा 20वां राज्य बन गया और मेघालय 21वां राज्य बन गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फाइनली आपको जो है इनिशियली किया गया था इस सारी चीज में कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था 1969 में। उसने मेघालय को एक ऑटोनोमस स्टेट या फिर एक सब स्टेट बना दिया था विद इन द स्टेट ऑफ असम। मतलब ये कि तुम असम का हिस्सा तो हो मगर असम की सरकार ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेगी तुम्हारे काम में। तुम्हारा जितना जितना इलाका सब स्टेट के अंदर में मिला हुआ है इसमें तुम अपने जिस तरीके से चाहो उस तरीके से अपना काम कर सकते हो, जिस तरह से चाहो उस तरह से अपना सरकार वगैरह अपना शासन वगैरह यहाँ पे चला सकते हो। और इन लोगों के पास में अपना खुद का एक लेजिस्लेचर भी हुआ करता था, अपनी खुद की विधानसभा थी, अपने खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, और ये सब कुछ असम के अंदर जो है एक सब स्टेट के रूप में चल रहा था। मगर इसके चलते भी मेघालय के जो लोग थे उनकी एस्पिरेशंस, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो अल्टीमेटली फिर इसके बाद में कोई ऑप्शन था नहीं, उसको राज्य बनाना पड़ा, राज्य वगैरह बना के उसको तैयार किया गया। इसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, इनको भी जो है आपका असम से अलग करके अलग आपका यूनियन टेरिटरीज वगैरह बनाया गया। बाद में फिर इनको भी जो है राज्य वगैरह का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में। 1947 तक जो है सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसको चोग्याल करके जो रूलर्स वगैरह हैं रूल करते थे। 1947 तक जब तक देश आजाद नहीं हुआ सिक्किम क्या था, एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था या एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में, जिसके ऊपर जो रूलर रूल करता था उसका नाम क्या था, चोग्याल। अब 1947 में जब एक ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हुई, यानी कि अंग्रेजों का जो आपके ऊपर जो तलवार लटक रही थी सर के ऊपर से वो निकली, यानी कि अब सिक्किम स्टेट जो था उसके ऊपर अब कोई और शासन करने वाला नहीं था। तो उसके वक्त में अब हुआ
हुआ ये, सिक्किम ने बोला इंडिया से कि आप जो हैं भाई हमें, मतलब हम पूरी तरह से तो आप में शामिल नहीं होंगे, मगर आप जो हैं हमें अपनी शरण में ले लीजिए, एक तरीके से उन्होंने यही कहा। तो उसके चलते सिक्किम जो है प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया इंडिया का। प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब ये होता है कि सिक्किम के 3 मसलों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठा ली और बाकी सारी चीजें वो अपने हिसाब से चला सकते थे। पहला आपका डिफेंस, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स और तीसरा कम्युनिकेशंस। इन 3 मसलों में अगर कोई इश्यूज आएंगे तो फिर वो सारी की सारी चीजें जो है वो भारत सरकार देखेगी सिक्किम से रिलेटेड, बाकी सिक्किम अपना मसला जो है जैसे चलाना चाहता है खुद चलाए। 1974 में सिक्किम वालों ने ये बोला कि हम इंडिया के साथ में और ज्यादा ग्रेटर एसोसिएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ में और ज्यादा जुड़े। अकॉर्डिंगली फिर आपने 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में, और इसके तहत आपने किया ये, आपने स्टेटहुड की एक नई क्लास बनाई और सिक्किम को जो है एक स्टेट, एक आपका एक स्पेशल स्टेटस दिया जिसको बोला जाता है एसोसिएट स्टेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिक्किम अकेला ऐसा स्टेट है जिसको इस तरीके की जो है सहूलियत फिलहाल मिली हुई थी। आपने क्या किया है, आपसे बोला सिक्किम के लोगों ने कि 1974 में हम आपसे और ज्यादा जुड़ाव चाहते हैं। नतीजा ये निकला, आपने पास किया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत में क्या किया गया है, आपने भारत के संविधान में एक नई क्लास जोड़ी स्टेटहुड की, या राज्यों की एक नई कैटेगरी जोड़ी जिसका नाम रखा गया एसोसिएट स्टेट, और ये स्टेटस जो है आपने सिक्किम राज्य को दिया। अब ये करने के लिए आपने भारत के संविधान में एक नया प्रावधान भी जोड़ा, आपने एक नया आर्टिकल जोड़ा जिसको बोला जाता है आर्टिकल 2A, और एक नई शेड्यूल जोड़ी जिसका नाम रखा गया 10 शेड्यूल। उसमें वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसमें वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिसके तहत सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट बना था। ये सब कुछ डाला गया और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट के तौर पर चलाने की कोशिश की गई, मगर ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो है इसके चलते सिक्किम के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, आकांक्षाएं थी, भावनाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। फाइनली डिसाइड ये किया गया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 1975 में कराया गया रेफरेंडम में ये बोला गया कि क्या चाहते हो, क्या करवाया जाए, तुम्हें राज्य बनना है हमारा या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके का रेफरेंडम कराया गया 1975 में सिक्किम में, और सिक्किम के लोग जो थे उन्होंने वोट 2 बातों पे किया। पहला तो उन्होंने ये बोला कि जो चोग्याल थे, जो रूलर थे, इनके शासन का एबॉलिशन किया जाए, और दूसरा सिक्किम को पूरी तरीके से भारत गणराज्य का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए। कंसिक्वेंटली आपने 36वां संविधान संशोधन पास किया 1975 में, और सिक्किम को जो है आपने हिंदुस्तान का फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया, और सिक्किम 22वें राज्य के तौर पर जो है इंडिया में जुड़ा है। अब ये जो अमेंडमेंट था, इसने आपके 1st और 4th शेड्यूल को अमेंड किया और एक नया आर्टिकल ऐड किया 371F टू प्रोवाइड सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। आपने 371F के नाम से एक नया आर्टिकल ऐड करवाया और इसमें प्रोविजंस डाले जिसकी मदद से आप सिक्किम को रूल करेंगे, या सिक्किम को जिस तरीके से रूल किया जाना था। अब ये जो आर्टिकल 2A ऐड किया गया था जिसके तहत एसोसिएट स्टेट की एक स्पेशल कैटेगरी डाली गई थी और आपका 10th शेड्यूल बनाया गया था, ये सब कुछ रिपील करना पड़ा। तो आर्टिकल 2A खत्म किया गया, उसके बाद में वो वाला 10th शेड्यूल, आज के वाले की बात नहीं कर रहा हूं, वो वाला 10th शेड्यूल जिसमें आपका सिक्किम स्टेट जो है उससे रिलेटेड प्रावधान वगैरह डले थे, उसको खत्म किया गया। और इस तरीके से जो 35वां संविधान संशोधन था उसकी चीजों को निपटाया गया। 36वें संविधान संशोधन की मदद से सिक्किम को अपने पूरा अपना देश का हिस्सा बनाया। इसके बाद अब आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में और थोड़ी सी बातचीत करनी है, देखते हैं इसे। इसके बाद में 1987 आता है, तो हम लोगों ने यहाँ तक बातचीत कर ली 75 में किस तरीके से सिक्किम को जो है आपका राज्य बनाया गया था, ठीक है। इसके 22वां राज्य बना के तैयार किया गया था। इसके बाद में 12 साल बाद फिर यही प्रक्रिया दोहराई गई 1987 में, मतलब वही प्रक्रिया तो नहीं दोहराई गई, मगर फिर उसके लगभग 1975 के लगभग 12 साल बाद फिर नए राज्य बने। इस तरह से 1987 में 3 राज्य नए स्टेट्स बनाए गए। पहला बना मिजोरम, दूसरा बना अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में आपका गोवा। 3 स्टेट जो हैं बना के तैयार किए गए। इसके लिए आपने 23rd, 24th और 25th जो हैं, ये 23rd, 24th और 25th स्टेट्स के ऑफ इंडियन यूनियन के तौर पर जो है हिंदुस्तान में जुड़े थे। तो आपने 1987 में फिर से 3 राज्य बना दिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये तीनों को आपने बनाकर तैयार किया। अब इसके लिए किया ये गया था कि जो यूनियन टेरिटरी थी आपकी मिजोरम की जो यूनियन टेरिटरी थी, इसको आपने पूरा फुल स्टेटहुड दे दिया। और इसको करने की एक वजह थी। इसकी वजह ये थी कि मिजोरम का जो इलाका था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं इंसर्जेंसी की स्थिति बनी हुई थी। तो अल्टीमेटली फिर इस इंसर्जेंसी को शांत करने के लिए एक भारत सरकार ने जो आपके मिजो रिबल्स वगैरह थे उनके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया, जिसको हम लोग मिजो पीस अकॉर्ड बोलते हैं। ये मिजो पीस अकॉर्ड जो है 1986 में साइन किया गया था केंद्र सरकार के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका जो
मिजो नेशनल फ्रंट हुआ करता था उसके बीच में, और इन लोगों ने लगभग 2 दशक से या 20 साल से जो आपकी इंसर्जेंसी या लड़ाई झगड़ा चल रहा था इसको खत्म करवाया और मिजोरम को एक अलग स्टेट वगैरह जो है दिया गया। इसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश भी जो है एक यूनियन टेरिटरी 1972 से बना हुआ था, तो इसको भी जो है एक नया स्टेट बनाया गया। एंड इसके अलावा गोवा, दमन एंड दीव, सारा इलाका जो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था उसमें से गोवा को अलग निकालकर एक फुल स्टेटहुड वगैरह दिया गया। इस तरीके से 3 नए राज्य वगैरह जो है बनाकर तैयार किए गए। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के ऊपर। सन 2000 में 3 और राज्य बनाए गए, 87 से 97, 98, 99, 2000। लगभग 13 साल बाद अब ये फिर से राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया फिर दोहराई गई। इसमें अब क्या किया गया, 2000 में 3 और स्टेट बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इनको कैसे क्रिएट किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग निकाल के बनाया गया, उत्तराखंड को जो है उस वक्त उत्तरांचल बोलते थे, उत्तराखंड जो है इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया, और झारखंड को जो है बिहार से अलग करके बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड जो है आपका 28वां राज्य जो है इंडियन यूनियन का वो निकल कर आए। इसके बाद में आता है तेलंगाना 2014 में, यानी कि सन 2000 के बाद में लगभग 14 साल बाद फिर से जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। 2014 में तेलंगाना राज्य जो है वो 29वें स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन के रूप में अस्तित्व में आया था। इसको कैसे बनाया गया था, आपका जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश की टेरिटरीज हैं, उसमें से इसको कार्व आउट किया गया था और उसमें से फिर इसको अलग करके बनाया गया था। हुआ ये था, आंध्र स्टेट एक्ट 1953 पास हुआ था और उसके बेसिस पर आंध्र स्टेट एक्ट 1953 ने ये किया कि आपका जो आंध्र स्टेट है उसको पहले भाषाई राज्य के तौर पर या पहले लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पर जो है स्थापित किया था, उसको बनाया था। इसको उस वक्त तक जो है आंध्र बोला जाता था। अब ये बनाने के लिए आपने जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे मद्रास के, उनको तमिलनाडु से अलग निकाला था। इसका कैपिटल जो है वो कुर्नूल को बनाया गया था। आंध्र स्टेट की बात कर रहा हूं, आंध्र स्टेट का कैपिटल कुर्नूल था और स्टेट हाई कोर्ट जो है वो गुंटूर में एस्टैब्लिश किया गया था। बाद में जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया 1956 में, ये सारा का सारा काम 1953 में हो गया और इसी के बाद में पूरा का पूरा जो है राज्यों के बेसिस पे पुनर्गठन किया गया था। तो 1956 में फिर जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया उसमें हैदराबाद स्टेट जो था, निजाम का जो इलाका था हैदराबाद स्टेट, उसमें जो तेलुगु स्पीकिंग इलाके थे वो आपने ये आंध्र स्टेट के साथ में ये जो पूरा का पूरा तेलुगु स्पीकिंग इलाका था इसको आपने आंध्र स्टेट के साथ में मिलाया और इसको फिर आपने एक आंध्र प्रदेश स्टेट के नाम से जो है एस्टैब्लिश कर दिया। इसका कैपिटल जो है वो शिफ्ट करके हैदराबाद लेकर आए। इसके बाद में ये किया गया कि अब 2014 तक फिर से डिमांड उठने लगी कि भाई वही आपका कल्चरल होमोजेनिटी की बात और भी आपका पिछड़ापन जो था तेलंगाना के इलाके का, और भी काफी सारे इश्यूज वगैरह थे। उन सबके चलते किया गया 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया और इसके चलते आंध्र प्रदेश जो पुराना था इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक आपका आंध्र प्रदेश जो बचेगा और दूसरा आपका तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना एक निकाल के अलग किया गया और उसके बाद दूसरा बचा हुआ हिस्सा आंध्र प्रदेश का। इस तरह से आपने 2 राज्यों को बनाकर तैयार कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर। ये एकदम लेटेस्ट का है 2019 का और ये आखिरी एक्सरसाइज है फिलहाल अब तक की। अब इसके आगे जब भी होगी मगर अभी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का जो है लास्ट केस है, तो उसको देख लेते हैं। तो अब बात करनी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। 2019 तक जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, यानी कि वो जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसकी बात कर रहा हूँ, उसका अपना खुद का एक संविधान भी हुआ करता था और वो अपना खुद का एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 के चलते जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और इन लोगों का खुद का अपना एक संविधान वगैरह हुआ करता था। क्यों था, क्या था, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है, उसमें अपन लोग नहीं जाते। 2019 में ये स्पेशल स्टेटस जो था आपको जो दिया हुआ है आर्टिकल 370 ने, एक तो इसको खत्म किया गया और दूसरा आपका जो खुद का संविधान है ये निपटाया गया। ये सब चीजें अबॉलिश की गई। ये कैसे किया गया, तो 2019 में जो स्पेशल स्टेटस था इसको एबॉलिश किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की मदद से। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी से एक ऑर्डर पास करवाया गया और इस ऑर्डर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। ये ऑर्डर पास करवाया गया और इस ऑर्डर ने किया ये कि इसके पहले एक और ऑर्डर पास किया गया था इसी तरीके का, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। तो यहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 ने, इसके पहले 1954 में एक इसी तरीके का ऑर्डर पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, इसको सुपरसीड कर दिया। 2019 वाले ने आपका 1954 वाले को जो है सुपरसीड कर दिया, यानी कि अब ये लागू नहीं होगा। इसके बाद जो 2019 वाला लागू किया गया था उसको लागू करवाया जाएगा। और ये जो 2019 का ऑर्डर आया था इसने जम्मू एंड कश्मीर
कश्मीर में जितने भी आपके प्रोविजंस वगैरह थे भारत के संविधान के सबको लागू करवा दिया, साथ ही साथ आपका वो जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था सब खत्म करवा दिया जो इनका अलग से था, एंड सिर्फ आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से वहां पर लागू करवा दिया। एंड इसके चलते हुआ ये कि आर्टिकल 370 जो है मोर और लेस खत्म हो गया, या फिर मोर और लेस इसके जो प्रोविजंस वगैरह थे जिसके चलते काफी सारी समस्याएं क्रिएट हो रही थी उन सबको समाप्त किया गया। एंड आज की तारीख में ये आर्टिकल कहने के लिए इन पेपर आपके भारत के संविधान पर कुछ इसके प्रोविजंस के साथ में बचा हुआ है, मगर अब इसमें वो कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके चलते जो समस्याएं थी वो क्रिएट हो रही थी। तो आर्टिकल 370 टेक्निकली इनऑपरेटिव है, मगर फिर भी आज की तारीख में भारत के संविधान का हिस्सा तो है। भारत के संविधान में अभी 370 ये नहीं है कि पूरी तरह से काट के अलग करके फेंक दिया है, लिखा अभी भी है, कुछ प्रावधान अभी भी उसमें डले हुए हैं, मगर अब वो वाली बात नहीं है जिसके चलते परेशानी थी। कुल मिला के आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने मतलब जो एक समस्या वाले प्रावधान वगैरह थे या समस्या वाली जो चीज़ें थी उनको काट के अलग कर दिया। अब जो लिखा हुआ है 370 में जो आज की तारीख में संविधान में, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई फायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। इसके अलावा आपने काम और किया कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था इसके लिए एक एक्ट पास किया, इसका नाम था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और इसने जो एग्जिस्टिंग आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था इसको बाइफर्केट किया दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में। यह पहली बार हो रहा है कि एक राज्य को जो है आपने उठा के यूटी बनाया। अभी तक भारत में क्या चल रहा था कि यूटीज वगैरह जो है एलिवेट होकर आपका स्टेट्स वगैरह बन रही थी। पहली बार संसद ने उल्टा कदम उठाया, रिवर्स किया, यहाँ पे रिवर्स गियर मारा। वो क्या था कि आपने एग्जिस्टिंग स्टेट को एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया, या एक एग्जिस्टिंग स्टेट्स को दो यूटीज में जो है कन्वर्ट कर दिया। पहली बार जो है देखने को मिला था, आगे मिल जाए कोई भरोसा नहीं है, मगर हाँ ये पहली बार ये चीज हुई थी कि आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया। अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो था इसको बाइफर्केट किया, इसके दो टुकड़े किए गए और दो हिस्से किए गए और इनको दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया। एक बनाई गई यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाई गई यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है इसमें वो आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसके सारे के सारे जिले आते हैं, बस दो जिले शामिल नहीं है इसमें। एक तो आपका लेह का इलाका, लेह लद्दाख का इलाका नहीं है, लेह का इलाका नहीं है, दूसरा कारगिल। ये दो आपके जिले छोड़ दिए जाएं। इसके अलावा अभी भी जो आपका ये जो पीले कलर से आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें जितने भी आपके जम्मू कश्मीर के जिले थे पुराने राज्य के वो सारे के सारे इसमें आते हैं। कारगिल और लेह का जो इलाका है ये सारा का सारा चला गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में सारा का सारा इलाका अपना चला गया है। तो इसके चलते हुआ यह है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर आप 1956 से कंपेयर करोगे तो आज की वहां से हमारी कहानी चली थी 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज से, और बढ़ते बढ़ते आज हम लोग 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज पर आकर खड़े हो गए। कल को हम और चेंजेस वगैरह इसमें हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर आज की जो है ये स्थिति वगैरह बनी हुई है। अब बात करते हैं चेंजेस ऑफ द नेम्स की। अब यही नहीं हुआ है कि सिर्फ आपने नए राज्य बना दिए या एग्जिस्टिंग राज्यों को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया या यूनियन टेरिटरी को अपने राज्य बना दिया, सिर्फ यही एक चीज नहीं हुई है, कई सारे आपके राज्य या यूटीज वगैरह के नाम भी बदले गए हैं। तो वो क्या क्या नेम चेंजेस हुए हैं वो भी देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो नेम्स, जो आपके स्टेट्स और यूटीज के जो नाम वगैरह चेंज हुए हैं उसमें सबसे पहले जिसका नाम चेंज हुआ था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है कि सबसे पहले किसका नाम चेंज किया गया था। तो सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस जो आपका राज्य हुआ करता, आपका प्रोविंस हुआ करता था, उसका नाम चेंज कर आपने उत्तर प्रदेश किया था। पहली चीज ये नाम ये रीनेमिंग की गई थी 1950 में। इसके बाद 1969 में आपने मद्रास को रीनेम करके तमिलनाडु किया था। इसी तरह से 1973 में आपका जो मैसूर स्टेट था उसको आपने चेंज कर उसका नाम कर्नाटक किया था, या कर्नाटका उसका जो नाम है कर्नाटका किया था। इसके बाद में लैक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी आइलैंड जो थे इनका नाम चेंज कर आपने लक्षद्वीप किया था। 1992 में दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी थी इसको फिर से रीडिजाइन किया गया और इसका नाम रखा गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसको पूरी तरह से एक स्टेट नहीं माना। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 1991 का। फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा तो खैर दिल्ली को नहीं मिला, मगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से जो है इसको आप कह सकते हैं कि आपने रीडिजाइन किया था। 2006 आता है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम चेंज कर उत्तराखंड किया गया था। इसी साल में आपका पौंडीचेरी जो था इसका नाम चेंज कर आपका पुडुचेरी किया गया था, और 2011 में उड़ीसा जो है उड़ीसा का नाम चेंज कर ओडिशा किया गया था। ORISSA से ODISHA किया गया था। इस तरीके से ये सारे के सारे नाम वगैरह जो हैं बदले गए थे। तो यहां तक जो है अपना ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज वगैरह जो है ये टॉपिक अपना खत्म होता है। अब एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे। चले, तो हमने शुरुआत करी थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वगैरह की। एक सवाल आपसे
ये पूछा जा सकता है कि जब आपका ये देश आज़ाद हो रहा था तब प्रिंसली स्टेट्स को कितने ऑप्शंस मिले थे या प्रिंसली स्टेट्स के पास में क्या क्या ऑप्शंस थे। याद रखिएगा, या तो इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ या फिर अपना खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हो। 3 ऑप्शंस आपको किसने दिए गए थे? किसने दिए थे? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने दिए थे। उसके बाद में कुल मिला के अपनी कितनी जो है प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जो आज का हिंदुस्तान है उसमें उसके टेरिटरी में लगभग कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे? 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। हालांकि ये सवाल आएगा नहीं, बट फिर भी अगर पूछा जाए कि किन 3 को छोड़ के बाकी सब ने ज्वाइन कर लिया था, जिनके साथ में फिर नाटक करना पड़ा, तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अलावा लगभग सबने जो है ज्वाइन कर लिया था 1 साल के अंदर अंदर। और ये जो 3 है इनको लेके सवाल बन सकता है कि इनको कैसे इंटीग्रेट किया गया था। तो याद रखिएगा, हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू किया गया था, इसका नाम है ऑपरेशन पोलो। दूसरा आपका जूनागढ़ को रेफरेंडम से किया गया था, और कश्मीर जो है इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। एक सवाल यहां से बनता है। इसके बाद में आपका 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने किस तरीके का क्लासिफिकेशन आपको स्टेट्स एंड यूटीज को लेकर दिया था? तो ये याद रखना पड़ेगा, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया था। बाकी सब यहां से, हाँ, एक ये बन सकता है कि आपका जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कमिटी बनी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह की जो कमिटी वगैरह बनी थी, इसने जिस कमेटी ने अल्टीमेटली आपको ये परमिशन दी थी कि हाँ ठीक है आप अपना स्टेट्स वगैरह रीऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, उसका नाम क्या था? तो ये सवाल का जवाब बनेगा फजल अली कमीशन। कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कमेटी बनी या कमीशन बना, जिसने अल्टीमेटली बोला कि हाँ राज्यों को भाषा के आधार पर आप रीऑर्गेनाइज करवा सकते हो, उसका नाम तो फजल अली कमीशन हो गया। और एक दूसरा सवाल ये बन सकता है कि फजल अली कमीशन के मेंबर्स कौन कौन थे? तो याद रखना पड़ेगा, एक तो खुद फजल अली साहब थे, जज वगैरह थे, दूसरे आपके KM पनीकर थे, और तीसरे HN कुंजरू। KM पनीकर, HN कुंजरू और फजल अली, ये 3 लोग जो थे, 3 लड़के अपने फजल अली कमीशन में बैठे थे। इन भाई लोगों ने जो बात बोली उसके बेसिस पर फिर आपका फाइनली ये पूरा का पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। मगर ये याद रखना है, फजल अली कमीशन ने ये जरूर बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन करवा लिया जाए, बट ये कहीं नहीं बोला था कि 1 नेशन आपका 1 लैंग्वेज 1 स्टेट होना चाहिए। तो अगर आपके ये बोला जाए या इनके माथे ये मार दिया जाए कि फजल अली कमीशन के लड़कों ने ये बोला था कि आप 1 लैंग्वेज 1 स्टेट बनाओ, ये बात सही है या गलत है? तो याद रखिएगा ये बात गलत है। इन्होंने ये जरूर बोला था कि भाषा को एक ब्रॉड आपका एक यार्डस्टिक माना जा सकता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, मगर एक भाषा एक राज्य का फॉर्मूला जो है वो चलाने की जरूरत नहीं है। ये 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी जो है इन्होंने बकायदा रिजेक्ट कर दी थी। ये जरूर बोला था कि आप ब्रॉडली जो है लैंग्वेज को एक यार्डस्टिक या एक पैरामीटर मान सकते हो आपका स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए। इसके अलावा इन्होंने जो आपके फैक्टर्स वगैरह दिए थे जिन जिन के बेसिस पर आप स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, वो आप जो है एक बन सकता है क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर कि इन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह जो थे वो बोले थे। इसके अलावा और यहाँ से फिर ये क्वेश्चंस वगैरह यही बन सकते हैं कि आपका सबसे पहला जो है भाषा के आधार पर कौन सा स्टेट बना था? तो याद रखना पड़ेगा आंध्र स्टेट बना था। इसके अलावा आपका ये बाइलिंगुअल स्टेट जो था बॉम्बे का, इसको बाइफरकेट करके कौन कौन से राज्य बनाए गए, या फिर आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका राज्य वगैरह जो है इसको यूटी बनाया गया है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर वगैरह फॉलो किया गया? इस तरीके के क्वेश्चन वगैरह यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। और बाकी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं आपको और बताऊंगा कि आपका कहाँ से जो है क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। मगर इस तरीके के सवाल वगैरह यहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वो कौन सा राज्य है जिसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, या फिर जिसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा देने के लिए भारत सरकार ने बाकायदा संविधान में संशोधन करवाए थे। तो जवाब याद रखना पड़ेगा सिक्किम। सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल स्टेटस नहीं कह सकते मगर एक स्पेशल पोजीशन दी गई थी कि आपने उसको एसोसिएट स्टेट माना था, और उसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन वगैरह जो है किए गए थे। चलें आगे बढ़ते हैं। या फिर एक ऐसा सवाल बन सकता है कि वो कौन सा राज्य है जो पहले प्रोटेक्टरेट स्टेट बना, फिर एसोसिएट स्टेट बना, और उसके बाद में पूरी तरीके से इंटीग्रेट हुआ, तब भी जवाब जो है आपका सिक्किम ही हो जाएगा। इसके अलावा और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके ये जो इसके अलावा और ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं कि राज्यों के नाम वगैरह जो चेंज किए गए, तो सबसे पहले राज्य का नाम जिसका नाम चेंज किया गया था वो कौन सा था? एक ये सवाल बन सकता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश वगैरह बनाया गया था। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन वगैरह यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। बाकी और सवाल देखेंगे जब इसका हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन वगैरह करेंगे कि किस किस तरीके के सवाल वगैरह यहाँ से पूछेगा। तो इसी के साथ में आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सेशन अपना यहीं पर समाप्त होता है।
कंक्लूड करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर आएँ। यहाँ पर आपको सारा का सारा जो भी क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये सारा का सारा कंटेंट आप 3 माध्यम से, या तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से, या फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वगैरह कराई जाती है, बट साथ ही साथ आपको इसके अलावा और भी वेरियस तरीके के कोर्सेज वगैरह मिलते हैं। आपको CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश हिंदी मीडियम सारा कंटेंट देखने के लिए मिलता है। स्टेट बोर्ड्स हो गए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और इस तरीके के जो दूसरे बोर्ड्स वगैरह हो गए, उसका कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलता है। ओलंपियाड, NTSC, CVT, IIT, JEE, नीट और भी इस तरीके के जो भी अलग अलग कोर्सेज वगैरह हैं, सबका कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपनी प्रिपरेशन वगैरह को एज दें और ज़्यादा धार दें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। जय हिंद।